हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस का जो बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 4 द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इस चैप्टर का ये 6th पार्ट है जिसमें हम देखने वाले चेंजिंग लैंडस्केप्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे चेंजिंग लैंडस्केप इसे डिटेल में समझने के लिए। चेंजिंग लैंडस्केप्स का मतलब होता है कि किसी भी स्थान की जो प्राकृतिक बनावट है उसे बोला जाता है लैंडस्केप। तो ये जो चेंजिंग लैंडस्केप का मतलब होता है कि बदलते परिदृश्य, प्राकृतिक दृश्य जो है वो किस तरह से बदल रहा था इंडिया में ब्रिटिश आने की वजह से। अभी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो क्या दिया देखो, द एक्सपांडिंग कॉलोनियल रूल इम्पैक्टेड नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। जो कॉलोनियल रूल का जो फैलाव है इसने भारतीय जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित किया। इम्पैक्ट हुआ हर एक पहलू पर, किसका? कॉलोनियल रूल का, उनके एक्सपांशन की वजह से। एक्सपांशन मीन्स उनका फैलाव होने की वजह से। एज द रूलर्स वर कन्विंस दैट इंडिया शुड बी रिशेप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सुपीरियर कंसेप्शन। अब ये जो शासक थे इनको ये विश्वास था कि भारत को उनकी जो श्रेष्ठ सोच है उस अनुसार नया रूप दिया जाना चाहिए। लेट अस ब्रीफली लुक एट अ फ्यू दोज इम्पैक्ट्स। चलिए फिर आइए हम क्या करेंगे, संक्षेप में अंडरस्टैंड ये जो प्रभाव है इन पर नज़र डालेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में देख सकते हैं आपकी पहला जो इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश या फिर कॉलोनियल रूल का एक्सपांशन की वजह से, तो वो पहला क्या इम्पैक्ट रहा? डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि भारत की जो स्वदेशी उद्योग है उनका पतन। डिक्लाइन मीन्स पतन होना। बिफोर द 18th सेंचुरी से पहले इंडिया वॉज रिन्यूड फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। भारत जो है वो अपनी निर्माण क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में। कौन से वस्त्र उद्योग? कॉटन, सिल्क, ओके, सिल्क मीन्स रेशम, वुल मीन्स ऊन, जूट, उसके बाद हेम्प और कोयर मीन्स जो नारियल के रेशे उससे बनाया जाता है। ये बीइंग द चीफ वन, ये कुछ उसमें से प्रमुख थे। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स, जो भारतीय उसे क्या बोल सकते हैं हम, कॉटन टेक्सटाइल है, अंडरस्टैंड, भारतीय सूती वस्त्र। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, खासतौर पर, विथ रिच एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन। ये कैसे थे? तो समृद्ध और इंट्रिकेट डिज़ाइंस मीन्स जटिल ऐसी डिज़ाइन उस पर होती थी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल पे। ब्राइट कलर्स, चमकीले रंग, उसके बाद यह देखो, एंड टेक्सचर्स ranging from ultra thin muslins to richly embossed fabrics were in high demand in many part of the world। इसका मतलब इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात की गई। देखो इंडिया के जो सूती वस्त्र उसके बारे में बात की गई है। अल्ट्रा थिन मसलिन्स मीन्स बेहद ऐसी पतली मलमल से लेकर एक उभरी हुई भारी कपड़े उसके पास थे। रिचली इम्बॉस्ड फैब्रिक्स, इम्बॉस्ड का मतलब दिया देखो, विथ डिजाइन stamped on the cloth in such a way that it stands out in relief। कपड़े पर इस तरह से डिज़ाइन बनाना या फिर वो क्या दिखेगा, तो वो जो सतह है कपड़े की उस पर उभरता हुआ दिखाई देगा, उसे बोला जाता है इम्बॉस्ड। इस तरह के फैब्रिक्स इंडिया में बनाए जा रहे थे, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा डिमांड था कहाँ पे? तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मांग इस तरह के उसे क्या बोल सकते हैं हम, टेक्सटाइल की बहुत दुनिया भर में थी, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिसी इम्पोज हेवी ड्यूटीज ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। जो ब्रिटिश नीति है उसके तहत ब्रिटेन में आयात किए जाने वाले जो भारतीय वस्त्र है उन पर भारी शुल्क लगाया गया, अंडरस्टैंड, टैक्स लगाया गया उन पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। वाइल फोर्सिंग इंडिया टू एक्सेप्ट ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विथ मिनिमल टैरिफ। और उसके अलावा जबकि भारत को बहुत कम करों के साथ क्या करना पड़ रहा था, ब्रिटेन में बने सामान स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है। बहुत कम टैरिफ लगाया जा रहा था, मीन्स ब्रिटिश जो उनकी चीज़ें यहाँ पे बेच रहे थे उन पर बहुत कम टैरिफ कर लगाया जा रहा था, और यहाँ की बनी चीज़ें जब ब्रिटेन में बेची जाएगी तो उन पर बहुत ज़्यादा कर, आयात शुल्क लगाया जा रहा था ब्रिटेन द्वारा। मोर ओवर ब्रिटेन नाउ कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सी ट्रेड एज वेल एज एक्सचेंज रेट्स, सो इंडियन ट्रेडर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट एज अर्लियर। इसके अलावा और क्या हुआ, तो समुद्री व्यापार और जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर, उन पर भी ब्रिटेन का नियंत्रण था। सो इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन ट्रेडर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट एज अर्लियर। इसलिए भारतीय जो व्यापारी है उनके लिए पहले की तरह निर्यात करना कठिन हो गया था। द रिजल्ट वॉज द रूइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय वस्त्र उद्योग है वो नष्ट हो गया। इन 19th सेंचुरी में
इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फेल शार्पली, भारत के जो वस्त्र निर्यात है उनमें भारी गिरावट आई, ठीक है। वाइल ब्रिटेन्स इम्पोर्ट इनटू इंडिया ग्रीव इवन मोर शार्पली, और भारत में ब्रिटेन से आयात और भी क्या हो गई तो तेजी से बढ़ गई। कम्युनिटीज ऑफ स्किल्ड आर्टिसंस हु हैड प्रैक्टिस देयर craft for generation were reduced to poverty and forced to return to subsistence agriculture on increasingly old tax land। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी पीढ़ियाँ, ऐसे लोग जो अपनी हुनर की वजह से क्या कर रहे थे तो अच्छी कारीगरी कर रहे थे, आर्टिसंस थे वो, स्किल आर्टिसन, ठीक है, हुनहार ऐसे जो कुशल ऐसे कारागिर है, वो समुदाय क्या हो गया तो गरीबी में डूब गया। रिड्यूस टू पॉवर्टी एंड फोर्स टू रिटर्न टू सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑन इंक्रीजिंगली ओवर टैक्स लैंड, और उनको क्या करना पड़ा तो अपना जो हर बार का जो कारीगरी वो कर रहे थे उन्हें छोड़कर उन्हें क्या करना पड़ा तो फिर से वापस एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ा। और वहाँ पर भी क्या थे तो ओवर टैक्स लैंड थे, वहाँ पर भी ज़मीन पर बहुत सारी क्या लगाए जा रहे थे तो टैक्स लगाए जा रहे थे, ठीक है। गरीब हो गए क्योंकि आप समझ गए हैं। एज विलियम बेंटिंग then Governor General of India observed in 1834 the bones of cotton weavers are bleaching the plains of India। अभी उस समय का जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग ने 1834 में कहा था कि क्या कहा था, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो सूती कपड़ा बुनकर है उनकी हड्डियाँ भारत के मैदानों में सफ़ेद पड़ रही है। मीन्स वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड आ गई थी, ओके। इस तरह से वहाँ पे उसने कहा था विलियम बेंटिंग ने, ठीक है। सिमिलर सिनेरियोज अनफोल्डेड फॉर इंडियाज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आयरन, स्टील, पेपर एंड अदर गुड्स, और यही सब चीज़ें क्या हुई तो बाकी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, अंडरस्टैंड, उसमें कौन से तो आयरन बनाने वाले, स्टील बनाने वाले, पेपर, ओके, इन पर भी यही परिस्थिति उनके सामने आ गई थी, ठीक है। India's share of the world GDP kept declining throughout the colonial rule, reaching hardly 5% at the time of independence। और इसकी वजह से कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो इंडिया का जीडीपी है वो क्या हो रहा था तो बहुत तेज़ी से गिर रहा था, घट रहा था, और स्वतंत्रता के समय में ये कितना रह गया था तो मुश्किल से 5% बच गया था, ठीक है। इन लेस दैन 2 centuries, 2 शताब्दियों में वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड हैड बिकम वन ऑफ द पुअरेस्ट, 2 शताब्दियों से भी कम समय में दुनिया की जो सबसे समृद्ध ऐसा क्षेत्र था इंडिया, ओके, वो दुनिया में सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया था जब ब्रिटिश चले गए इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है। डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उनका विघटन, डिसमेंटल कर देना, उसे पूरी तरह से तोड़ देना। तो क्या किया देखो ब्रिटिशों ने यहाँ पे आकर, बिफोर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश आने से पहले, उनके कॉलोनाइजेशन से पहले, इंडिया पजेस्ड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। अभी उनके आने से पहले भारत में जो स्थानिक स्वशासन की जो एक क्या बोल सकते हैं हम, सुव्यवस्थित ऐसी प्रणाली मौजूद थी। कौन सी? लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, स्वशासन की एक स्थानिक ऐसी सुव्यवस्थित ऐसी प्रणाली वहाँ पे मौजूद थी इंडिया में। विलेज काउंसिल्स मैनेज कम्युनिटी अफेयर्स, जो गांव के पंचायत थे वो क्या करते थे, कम्युनिटी अफेयर्स में सामुदायिक मामलों का प्रबंधन वो करते थे। रिजॉल्व डिस्प्यूट, विवादों का समाधान वो करते थे, ठीक है, विलेज काउंसिल। एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक वर्क सच एज इरिगेशन एंड रोड्स, और जो पब्लिक वर्क है, सामाजिक कार्य जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो सिंचाई, अंडरस्टैंड, इरिगेशन और रोड्स, इनका भी आयोजन वो करने का काम करते थे। कौन? उसे क्या बोल सकते हैं हम, लोकल विलेज काउंसिल से काम करते थे, ठीक है। आगे क्या दिया देखिए, रीजनल किंगडम्स मेंटेन कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स दैट हैड इवॉल्व ओवर सेंचुरीज टू एड्रेस लोकल नीड्स एंड कंडीशंस। अभी ये जो क्षेत्रीय राज्य है, रीजनल किंगडम्स जिसे हम बोल सकते हैं, ये कैसे थे तो एक दे मेंटेन कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो कैसा था, कॉम्प्लेक्स था, एक जटिल तरीके का था। प्रशासकीय व्यवस्थाएं उनकी कैसी थी, जटिल थी। वो कैसे बनी थी, सदियों में जो स्थानिक आवश्यकता है, परिस्थिति है, इसके अनुसार उनका इवोल्यूशन हुआ था, वो विकसित हुई थी, ठीक है। डिपेंड्स किस पे थी तो लोकल नीड और कंडीशन, स्थानिक व्यवस्थाएं, उनकी आवश्यकता, इसके ऊपर वो बनी थी, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर उसकी वजह से बना था। चार्ल्स
मेटकाफ जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, कार्यवाहक गवर्नर जनरल से बोला जाएगा, 1830s में उन्होंने क्या किया तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब किया है, ये जो सिस्टम थी एंड इट्स इफिशिएंसी इन दिस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं ये जो वर्णन उन्होंने किया है इसका, इस व्यवस्था का, उसकी कार्य क्षमता का, इफिशिएंसी का, तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में कुछ लाइन से देखो। द विलेज कम्युनिटीज आर लिटल रिपब्लिक, ये जो ग्राम समुदाय है, विलेज कम्युनिटी, ये छोटे छोटे गणराज्य है, रिपब्लिक है, छोटे छोटे गणराज्य है वो। हैविंग नियरली एवरीथिंग दे वांट विद इन देमसेल्फ, जिसके पास अपनी लगभग सभी ऐसी आवश्यकताएं उनके स्वयं के भीतर होती है। मीन्स ये जो विलेज कम्युनिटीज़ है, रिपब्लिक मीन्स वो एक गणराज्य की तरह है, और जो चीज़ें उनको चाहिए वो सब कुछ उनके पास, उनके भीतर है, वो सब आवश्यकताएं वो खुद फुलफिल करते हैं। दे सीम टू लास्ट वेयर एज नथिंग एल्स लास्ट्स, ओके, दे सीम टू लास्ट वेयर नथिंग एल्स लास्ट, वे तब भी टिके रहते हैं जब बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है, रहते हैं वो। डायनेस्टी आफ्टर डायनेस्टी थम्बल डाउन, एक के बाद एक जो डायनेस्टीज है, राजवंश, वो गिरते रहे। रिवोल्यूशन सक्सीड्स टू रिवोल्यूशन, क्रांतियों के बाद क्रांतियाँ आती रही। बट द विलेज कम्युनिटी रिमेन्स द सेम, लेकिन जो ग्राम समुदाय है वो वैसे ही बना रहा, विलेज कम्युनिटी वैसी ही रही। दिस यूनियन ऑफ द विलेज कम्युनिटी, ईच वन फॉर्मिंग अ सेपरेट लिटल स्टेट इटसेल्फ, अंडरस्टैंड, गाँव का जो इन समुदाय है वो एक संघ है। द यूनियन, दिस यूनियन, ये एक यूनियन है, कौन सा, विलेज कम्युनिटीज़ का, ओके, इन समुदाय का एक संघ है। और ईच वन फॉर्मिंग अ सेपरेट लिटल स्टेट इटसेल्फ, जहाँ प्रत्येक गाँव अपने आप में एक छोटा सा राज्य था, ओके। हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर दैन एनी अदर कॉज टू द प्रिजर्वेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के लोगों के संरक्षण में किसी भी अन्य कारण से अधिक योगदान वो देता था। मीन्स एक राज्य है और कंट्रीब्यूट करता है हर एक राज्य क्या करने के लिए, प्रिजर्वेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय लोगों की संरक्षण में वो हर एक जो है वो राज्य क्या करता है तो योगदान देता रहा है, ठीक है, इस तरह से उसने वर्णन किया था। द ब्रिटिश सिस्टमैटिकली डिसमेंटल्ड दिस इंडिजीनियस गवर्नेंस सिस्टम, रिप्लेसिंग देम विथ अ सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, ओके। अभी ब्रिटिशों ने क्या किया तो ये जो स्वदेशी शासन प्रणाली है उसको योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करवा दिया, ठीक है, डिसमेंटल करवा दिया, और उसकी जगह पे क्या लाया तो एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, मीन्स केंद्रीकृत नौकरशाही को उन्होंने स्थापित किया। और प्राइमरली इसका काम क्या था, प्राइमरली टू फैसिलिटेट टैक्स कलेक्शन एंड मेंटेन ऑर्डर, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि क्या करना तो कर वसूली को आसान बनाना और व्यवस्थाएं बनाए ऑर्डर जो है वो व्यवस्था जिसको बनाए रखना, रादर दैन प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। मीन्स उनका ये उद्देश्य नहीं था कि जन कल्याण को बढ़ावा देना, ये उनका उद्देश्य नहीं था, तो उसकी जगह उनका उद्देश्य क्या था तो कर वसूली जो है उसको आसान बनाना और ये जो व्यवस्था है उसको बना के रखना। दिस ट्रांसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड सेंचुरीज ओल्ड मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग, ये जो इसे हम बोल सकते हैं कि सामुदायिक निर्णय निर्माण, ये जो सदियों से चलता आने वाली जो पुरानी व्यवस्था थी इसको नष्ट कर दिया इस परिवर्तन, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने, ठीक है। इसके बाद क्या दिया देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश कोड ऑफ लॉ, ब्रिटिश कानून संहिता, एक नया ब्रिटिश कोड ऑफ लॉ आया, मीन्स उन्होंने ब्रिटिशों ने लॉज बनाए, और जब ये लॉज बनाए दे डिसरिगार्डेड कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिस दैट हैड गवर्न इंडियन कम्युनिटीज़ फॉर जनरेशन। और जब ये ब्रिटिश कानून संहिता बनी, ब्रिटिश कोड ऑफ लॉज बने, तो इस टाइम पर ब्रिटिशों ने क्या कर दिया तो जो कस्टमरी लॉज है, मीन्स परंपरागत कानून है, और प्रैक्टिसेस मीन्स प्रथाएं है, इनको क्या कर दिया उन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया, मीन्स पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। और यही जो परंपरागत कानून और प्रथाएं थी यही क्या थी तो ये पीढ़ियों से भारतीय समुदाय का मार्गदर्शन करती आ रही थी, और इसे उन्होंने अनदेखा कर दिया और ब्रिटिश कोड ऑफ लॉज बनाए, ठीक है। वाइल प्रेजेंटेड एज मॉडर्नाइजेशन, अभी ये जो ब्रिटिश कोड ऑफ लॉ है इससे बोला गया कि ये क्या है तो आधुनिकीकरण का रूप है, इसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया। दिस इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन सिस्टम अनसूटेड टू इंडियन, अब ये जो फॉरेन सिस्टम थी, फॉरेन सिस्टम ये पूरी तरह से ओके विदेशी व्यवस्था जो है ये भारतीय लोगों के लिए सीधे एलिनेटेड थी, और ऑर्डिनरी इंडियंस जो थे वो क्या हो गए तो एलिनेटेड ऑर्डिनरी इंडियंस फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम, वो क्या हो गए तो इस व्यवस्था से वो क्या हो गए तो न्याय प्रणाली से दूर हो गए, ठीक है।
क्रिएटिंग कोर्ट्स दैट वर एक्सपेंसिव, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ऐसी अदालतें बनाई गई ब्रिटिश कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा कि वो जो अदालतें थी वो कैसी थी, महंगी थी, टाइम कंज्यूमिंग मीन्स समय लेने वाली थी, और एंड कंडक्टेड इन अ फॉरेन लैंग्वेज, और ये इसकी जो कार्यवाही होती थी वो विदेशी भाषा में होती थी। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग क्या हो गए तो इस प्रणाली से, इस न्यायिक प्रणाली से क्या होते गए तो दूर हो गए। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन, क्रिएटिंग ब्राउन इंग्लिशमैन, भारतीय शिक्षा का रूपांतरण, भूरे अंग्रेज तैयार करना, इसके पीछे का उद्देश्य यह था। ब्राउन कलर के जो इंडियन होते हैं ज़्यादातर, तो उस तरह के इंग्लिशमैन जो क्या करेंगे तो इंग्लिश या फिर ब्रिटिश के हित के लिए काम करेंगे, ऐसे लोग बनाना, इसके लिए शिक्षा देने का काम ब्रिटिश कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या दिया देखो, एजुकेशन बिकेम अ पावरफुल टूल, एजुकेशन जो है, शिक्षा है, ये अंग्रेज़ों के लिए ऐसा एक साधन बन गई फॉर द क्रिएशन ऑफ अ क्लास, ऐसा क्लास बनाना, ऐसा वर्ग बनाना कि हु वुड सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, जो क्या करेगा तो ब्रिटिश हितों की सेवा कर सके, ऐसे वर्ग के लोग बनाने के लिए शिक्षा का अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इन अर्लियर सेंचुरीज, ब्रिटिश आने से पहले या फिर पहले कुछ समय पहले बिफोर ब्रिटिश आने से पहले आप देख सकते हैं, फिर ब्रिटिश आने के बाद भी बहुत सालों तक ऐसी शिक्षा व्यवस्था रही इंडिया में। तो कैसी रही आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिया हैड डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशन, क्या पहले के समय भारत में कैसी शिक्षा थी तो परंपरागत ऐसी शिक्षा थी और अलग अलग, ओके, क्या कैसे डाइवर्स एजुकेशनल ट्रेडिशन था, जैसे कि पाठशालास थी, मदरसेज, विहाराज एंड मेनी फॉर्म ऑफ अप्रेंटाइनशिप लर्निंग, और ऐसी बहुत सारे प्रशिक्षण के रूप में देने वाली शिक्षा व्यवस्था इंडिया में थी। दीज इंस्टीट्यूशंस ट्रांसमिटेड नॉट ओनली प्रैक्टिकल नॉलेज बट ऑल्सो कल्चरल वैल्यू एंड ट्रेडिशन। अभी ये जो संस्थाएं थी केवल व्यावहारिक मीन्स प्रैक्टिकल ज्ञान ही नहीं देती थी, तो साथ ही साथ कल्चरल वैल्यूज मीन्स सांस्कृतिक मूल्य और ट्रेडिशन परंपरा को भी सिखाती थी। ठीक है, इवन इन द अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में भी ब्रिटिश रिपोर्टेड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेज स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। अभी ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लाखों गांवों में ऐसे स्कूल होने की बात कही गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप, 1 लाख to 1,50,000 ऑफ देम इन बंगाल एंड बिहार अप टू 1830। 1830 तक केवल बंगाल और बिहार में 1 लाख से 1.5 लाख तक स्कूल थे। वेयर यंग नेटिव्स आर टॉट रीडिंग, जहाँ पे इसका मतलब वहाँ के जो बच्चे, स्थानीय बच्चे, उनको पढ़ना लिखना और गणित सिखाया जाता था। ठीक है, अपॉन अ सिस्टम सो इकोनॉमिकल एंड एट द सेम टाइम सो सिंपल एंड इफेक्चुअल। अभी ये जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, बहुत कम खर्चीली थी। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सरल और प्रभावी ये शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है, A sharp turning point in India's educational history was marked by the notorious 1835 Minute on Indian Education of British historian and politician Thomas B. Macaulay। अभी भारत के जो शैक्षणिक इतिहास है इसमें एक बड़ा और निर्णायक मोड़ कब आया, 1835 को, जो एक नोटोरियस मीन्स कुप्रसिद्ध, इनफेमस जिसे बोल सकते हैं, एक बुक लिखा गया, किसने लिखा है ये, ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड पॉलिटिशियन जिसका नाम है थॉमस बी मैकॉले। इन्होंने लिखा मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, ये उन्होंने लिखा, और इन इट, और उसमें ऑल दो ही एडमिटेड, उन्होंने स्वीकार किया कि ही हैड नो नॉलेज ऑफ आइदर संस्कृत और अरेबिक, उन्हें किसी भी तरह का संस्कृत या फिर अरेबी का कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, ही एक्सप्रेस हिज कन्विक्शन दैट यूरोपियन नॉलेज वॉज वास्टली सुपीरियर टू इंडिया। फिर भी उन्होंने ये विश्वास जताया कि जो यूरोपियन ज्ञान है वो भारत के ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, यूरोपियन नॉलेज बेस्ट है या फिर अच्छा है, सुपीरियर है इंडियंस की तुलना में। आई हैड नेवर फाउंड वन अमंग देम, ब्रैकेट में ओरिएंटलिस्ट वर्ड दिया है। तो ओरिएंटलिस्ट का मतलब क्या होता है देखो, अ लार्जली ऑब्सोल्यूट टर्म टू डेजिग्नेट अ स्कॉलर ऑफ ओरिएंट। अभी ये जो वर्ड था ये अभी यूज़ नहीं किया जाता ज़्यादा, तो मगर इसका यूज़ किया जाता था। ओरिएंट मीन्स दैट इज रीजन फ्रॉम वेस्ट एशिया टू द फार ईस्ट, वेस्ट एशिया से लेकर फार ईस्ट तक जो लोग हैं पश्चिम एशिया के, उनके लिए ओरिएंट वर्ड यूज़ किया जाता था। मीन्स भारतीय लोग भी ओरिएंट में आ जाते हैं। ठीक है, इन इंडिया में ओरिएंटलिस्ट जिन्हें अभी क्या बोला जाता है तो इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है,
वर ऑफन स्कॉलर ऑफ संस्कृत, पाली, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेज, जिनको अक्सर संस्कृत, पाली, फारसी और अन्य भाषाओं के वो विद्वान होते थे, उन्हें बोला जाता था ओरिएंटलिस्ट। मीन्स इंडिया में जो जानकार लोग हैं संस्कृत, पाली, पर्शियन, उन्हें ओरिएंटलिस्ट बोला जाता था उन दिनों में। तो वो क्या कहता है, आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम ओरिएंटलिस्ट हु कुड डिनाई दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिया। इसका मतलब है कि मुझे उसका ऐसा कहना है कि मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो ये नकार सके, वो डंके की चोट पर कह सके कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक यूरोपियन लाइब्रेरी की जो अलमारी है वो भारत और अरब जो है इनके जो स्थानिक साहित्य है उनसे अधिक मूल्यवान है, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसे डिनाई करने वाला, इसे नकारने वाला मुझे ऐसा कोई भी ओरिएंटलिस्ट नहीं मिला, ऐसा मिला था, ऐसा उसने कहा। किसने? थॉमस बी मैकॉले, इसने ऐसा कहा। इंडियंस, भारतीय, देयरफॉर नीडेड ब्रिटिश एजुकेशन, इसी के लिए भारतीयों को ब्रिटिश शिक्षा की आवश्यकता थी, ऐसा उसका कहना था। हुज ऑब्जेक्टिव वुड बी टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन हु वुड बी, और इसके जिसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर, जो रंग और रक्त से कैसे रहेंगे, भारतीय हो, बट इंग्लिश इन टेस्ट, मगर वो अंग्रेज हो, कैसे? इन द सेंस ऑफ टेस्ट, रुचि में, ओपिनियन मीन्स थॉट, विचारों में, मॉरल मीन्स नैतिकता में, और इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि में वो कैसे रहेंगे, तो अंग्रेज रहेंगे। इस तरह के वो क्या करना चाहते थे, तो लोग बनाना चाहते थे, इसलिए भारतीयों को ब्रिटिश शिक्षा की आवश्यकता थी, ऐसा उनका सोच था, और इसके पीछे उनका उद्देश्य वही था। ठीक है। Although a few prominent British Orientalists argued that Indian students should be left to study in their own languages, okay, अभी कुछ प्रमुख ऐसे जो ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट थे उनका ये कहना था, उनका ये तर्क था कि जो भारतीय विद्यार्थी है उन्होंने क्या करना चाहिए, तो अपनी ही भाषा में पढ़ने देना चाहिए। मीन्स कुछ ब्रिटिश थे जो ओरिएंटलिस्ट थे, मीन्स जो सपोर्ट करते थे एशिया को। ठीक है। तो उनका कहना था कि भाई इंडियन जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, तो उनके ओन लैंग्वेज में, उनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें पढ़ने देना चाहिए। ठीक है। मैकॉलेज पॉलिसी गेन द अपर हैंड एंड इंडियन ट्रेडिशनल स्कूल स्लोली डिसअपियर्ड, लेकिन जो मैकॉले की नीति थी वो आगे बढ़ गई, हावी हो गई, और इसका ये परिणाम हुआ कि भारत के जो पारंपरिक विद्यालय या फिर स्कूल है वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। While English became a language of prestige associated with the colonial master, और ये जो अंग्रेजी भाषा है वो कॉलोनियल शासकों से जुड़ी एक प्रतिष्ठित भाषा बन गई। ठीक है। रिजल्टिंग, इसका रिजल्ट क्या हुआ फिर कि लास्टिंग डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज जो है वो विभाजित हो गया। किसमें? बिटवीन इंग्लिश एजुकेटेड इलाइट्स एंड द मासेस, मीन्स प्रजा, मीन जनता, और जो कुछ इंग्लिश एजुकेटेड मीन जो अंग्रेजी शिक्षित वर्ग है उनमें, और बाकी जो जनता, इसके बीच में अपना जो इंडिया है, इंडियन सोसाइटी है, भारतीय समाज क्या हो गया, तो विभाजित हो गया था। द न्यू एजुकेशन सिस्टम सर्व मल्टीपल कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स, अब ये जो नई शिक्षा व्यवस्था थी इसने क्या किया, तो मल्टीपल कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स, जो कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स है उनके कई उद्देश्यों की उन्होंने पूर्ति की। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य की पूर्ति हो गई। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम it created a pool of Indian clerk and minor officials who could staff the lower rank of the colonial administration at a fraction of cost of British personnel. इसमें से जो भारतीय क्लर्क है या फिर छोटे अधिकारी, माइनर ऑफिशियल्स, कुड स्टाफ, ये क्या कर रहे थे, ऐसा एक वर्ग उन्होंने तैयार किया नई शिक्षा व्यवस्था ने कि जो बहुत कम खर्च पे क्या करेगा, तो प्रशासन चलाएगा। किसका? कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का काम ये लोग कर रहे थे बहुत कम खर्च में। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था का फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ था। इट ऑल्सो साइडलाइन ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी, अभी ये जो लोग थे इन्होंने क्या किया, तो ज्ञान और अधिकार के जो पारंपरिक ऐसे स्रोत थे इनको भी साइडलाइन कर दिया, मीन्स दूर ढकेल दिया। क्रिएटिंग जनरेशंस ऑफ इंडियन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन कल्चरल हेरिटेज, और जिससे क्या हो गया, तो भारतीयों की कई पीढ़ियाँ जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है इससे कट गई। ठीक है। इसके बाद क्या दिया, देखो नेक्स्ट का पॉइंट है
रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स टू सर्व इंपेरियल नीड्स, जो औपनिवेशिक या फिर इंपेरियल मीन्स साम्राज्यवादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना, तो आर्थिक जो ढांचा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है इसका पुनर्गठन मीन्स रीशेपिंग किस तरह से हुआ यह हम यहाँ पे देखेंगे। द ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी, भारत अंग्रेजों ने क्या किया, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम अ सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, ऐसी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, एक आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था से, और इस कृषि व्यवस्था में क्या आता है, सप्लीमेंटेड बाय क्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें आता है हस्तशिल्प और उत्पादन भी शामिल थे, इसे ट्रांसफर किया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इसे बदलकर ब्रिटिशों ने क्या किया, तो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल देने वाला देश बना दिया फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, एंड अ मार्केट फोर्स टू बाय ब्रिटिश गुड्स, और ब्रिटिश वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर बाजार में बदल दिया किसे, तो भारत को, किसने, ब्रिटिशों ने। विदाउट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल ऑफ दिस इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अभी यहाँ पे ये जो आर्थिक परिवर्तन की तकनीक है इसके विवरण में जाए बिना ही हम क्या करेंगे, तो लेट अस टेक द एग्जांपल, हम एग्जांपल से इसे समझेंगे। क्या एग्जांपल है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज वास्ट रेलवे नेटवर्क, ये जो भारत का जो विशाल नेटवर्क जो निर्माण किया गया है उसका उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। ऑफन साइटेड एज कॉलोनियल ब्लेसिंग, जिसे अक्सर कहा जाता है कि ये किसकी वजह से हुआ है, तो कॉलोनियल मीन्स औपनिवेशिक शासन का एक वरदान बताया जाता है। वाइल द रेलवेज डिड ब्रिंग पीपल क्लोजर टुगेदर एंड इंटीग्रेटेड इंडियाज इंटरनल मार्केट, हालांकि रेलवे ने क्या किया, तो लोगों को एक दूसरे से करीब लाने का काम किया और जो आंतरिक बाजार है उसको भी जोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। ठीक है, इट वॉज डिजाइन प्राइमरली टू मूव रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर टू पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, मगर ये रेलवे नेटवर्क बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये था ब्रिटिश लोगों का कि प्राइमरीली उसे क्या करना, तो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, तो देश के जो अंदरूनी इलाके हैं, ओके, वहाँ से रॉ मटेरियल क्या करना, तो पोर्ट तक लाकर निर्यात के लिए पहुँचाया जा सके, इसके लिए रेलवे नेटवर्क बनाया गया था। ठीक है, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स थ्रू आउट इंडिया, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश ने जो निर्मित वस्तु है उनका वितरण करने के लिए भी रेलवे को बनाया गया था। रेलवे रूट्स लार्जली इग्नोर एग्जिस्टिंग ट्रेड पैटर्न टू सर्व कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रचलित ऐसी जो व्यापारिक क्या है रास्तों को नज़रअंदाज करके रेलवे मार्गों का निर्माण किया गया था। इसका ये इंटेंशन था कि जो कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनकी पूर्ति हो सके, इसके लिए ये नेटवर्क बनाया गया था। और एक पर्पस था दैट वाज टू मूव आर्मीज क्विकली फ्रॉम देयर कैंटोनमेंट्स, जो आर्मी जो है वो क्या हो गया, तो जल्दी से बाहर जा सकती है फ्रॉम देयर कैंटोनमेंट्स, उनकी छावनियों से, इफ़ दे हैड टू फाइट अ डिस्टेंट रिबेलियन और वॉर, अगर उनको दूर ऐसे क्षेत्र में विद्रोह या फिर युद्ध करना पड़े तो इसके लिए भी ये रेलवे मार्गों का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, बिसाइड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज रेलवेज वॉज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द कॉलोनियल रूलर्स टू इंडिया, इसके अलावा याद रखिए कि भारत में जो रेलवे का निर्माण हुआ वो औपनिवेशिक शासकों की ओर से कोई भारत को उपहार नहीं था, दैट वॉज नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम द कॉलोनियल रूलर्स टू Indian people. Most of it was paid for the Indian tax revenue, which means that Indian funded infrastructure that primarily served British strategies and commercial interest. इसका मतलब ये है कि अधिकांश जो खर्च है वो ये बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए जो भारतीय कर है, राजस्व रेवेन्यू से पूरा किया गया था, और भारतीयों के जो पैसे हैं ये ऐसे बुनियादी ढांचे तैयार करने के लिए किया गया जो मुख्य रूप से क्या कर रहे थे, ब्रिटिश स्ट्रैटेजी एंड कमर्शियल इंटरेस्ट मीन्स ब्रिटिश रणनीतिक और व्यावसायिक हितों के सेवा करता था, इसके लिए बनाया गया था ये सब ढांचे या फिर ये सब रेलवेज। अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोकस ऑन सर्विंग द पीपल नीड्स, न कोई जनता की ज़रूरतों पर इसका कोई लक्ष्य था या फिर कोई केंद्र था, तो खुद की ब्रिटिश स्ट्रैटेजीज, रणनीति और व्यावसायिक हितों को कंप्लीट करना ये इसके पीछे का इंटेंशन था। और ये बनाया भी गया था कैसे, तो इंडियन टैक्स रिवेन्यू से बनाया गया था ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर। द सेम कैन बी सेड ऑफ द टेलीग्राफ नेटवर्क, ऐसी ही चीज़ किसके बारे में हुई, तो टेलीग्राफ नेटवर्क के बारे में भी वैसा ही कहा जा सकता है। Even the administrative costs of colonialism were borne by Indian subjects. Okay? प्रशासकीय खर्च जो है कॉलोनियलिज्म, कॉस्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, औपनिवेशिक शासन का, वो भी भारतीय प्रजा को ही उठाना पड़ता था। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव
apparatus, military installations, and the lavish lifestyle of British officials in India were all financed by Indian taxation. ये जो कॉलोनियल प्रशासकीय तंत्र है, सैन्य ठिकाने हैं, भारत में जो अधिकारियों की ऐशो आराम भरी जीवन शैली थी, इस सभी का खर्च कौन पूरा कर रहा था? तो ये सब भारतीय लोगों के करों से पूरा किया जा रहा था. इन शॉर्ट, इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुगेशन. अब संक्षेप में ये समझ सकते हैं कि जो भारतीय है वो अपनी ही अधीनता का खर्च स्वयं उठा रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया है. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. और ये जो अर्ली रेसिस्टेंस मूवमेंट्स है, चैलेंजिंग कॉलोनियल अथॉरिटी, ये हम अगले वीडियो में करेंगे. आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ, ये कुछ यहाँ पे एक लोकोमोटिव देख सकते हैं आप, रेलवे कॉलोनियल पीरियड टाइम का है, 1860 का. ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया है. आज जो हमने देखा, क्या क्या देखा हमने, चेंजिंग लैंडस्केप, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है. तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ. देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर.